आज के इस नए चैप्टर नंबर 2 फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम टू सोल्व प्रॉब्लम्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा था, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या होते हैं, उनमें कोडिंग क्या है, कितने तरीके के प्रोग्राम होते हैं, साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, कितने तरीके की होती हैं, और उसमें इंटरप्रीटर क्या है, कंपाइलर क्या है, इनमें डिफरेंस और इनके काम करने का तरीका, ये चीज़ें आपने सीखी। सेकेंड चैप्टर में आप सीखेंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स के बारे में। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये आ, एक तरीके से नोट्स टाइप में शॉर्ट किया हुआ। इसको हम लोग बाद में आएंगे, पहले चलते हैं बुक को देखते हैं कि हमारी बुक में सिलेबस क्या और किस तरीके से दिया हुआ है। इसमें जब हम आते हैं तो हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है इंट्रोडक्शन कि फ्लो चार्ट क्या है और एल्गोरिथम्स क्या है। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम कमांड्स से मिलके बनता है। कमांड्स जिन्हें हम वर्ड्स भी कह सकते हैं और जिन्हें कंप्यूटर भाषा में टोकन कहते हैं, और अगर इंग्लिश भाषा से कंपेयर करें तो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स आपस में मिलके सेंटेंस बनाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स। तो एक प्रोग्राम क्या होता है? एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, जो वन बाई वन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये क्रम में दिए होते हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। वो प्रोग्राम जब सिंपली प्रोग्राम रन होता है तो टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट होता है। तो जब इनके स्टेप्स को हम लिख देते हैं, जैसे हमने मान लीजिए लिखा x=5, हमें दो वैल्यू लेके, और y=10, इन्हें सम करके प्रिंट करना है x+y, और यहाँ पे अब मैंने प्रिंट कर देना है प्रिंट सम। तो ये अब एक प्रोग्राम बन गया दो वैल्यूज को सम करने के लिए, है ना। तो इन्हें हम अपने पाइथन लैंग्वेज में दो मोड्स में करते हैं। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट होती है जिसे इंटरेक्टिव मोड कहते हैं, और वो किससे रिप्रेजेंट होती है? इससे। और इसके साथ में दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पाइथन सेल। और पाइथन सेल देखिए, आप देखेंगे ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है। तो ये पाइथन सेल है। और पाइथन सेल में जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल और न्यू, आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा फाइल न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल बनती है। अब ये जो विंडो ओपन होके आई, देखिए आपके सामने दो विंडोज हैं। एक विंडो है, देखिए आप देख पा रहे होंगे सही से, ये पाइथन सेल है और इसमें ऊपर सेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये अनटाइटल्ड है। तो ये विंडो जो हमारी है, ये विंडो हमारी पाइथन एडिटर विंडो है, जिसमें हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं और एडिट करते हैं। तो देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पे आके बनाते हैं। हमने फाइल न्यू किया और उसको प्रोग्राम बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी हमने बनाया था x=5, y=10, और मान लीजिए sum=x+y, और हमने किया प्रिंट। सर शो नहीं हो रहा सर। अच्छा, नहीं देख रहा है, नहीं एक सर। मिनट। तो यहाँ से इस तरीके से हम लिखते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा सम, और इसको Alt F5 करेंगे रन करने के लिए। तो यहाँ पे पहली बारी में अगर हम रन कर रहे हैं तो उसका हमें नाम देना पड़ेगा, और हमने मान लो नाम दे दिया फर्स्ट। डॉट पाई अपने आप एक्सटेंशन नेम ले लेगा, और रन करके आप देखें इसने, फिर हम वापस पाइथन सेल में आ गए और 15 रिजल्ट दे दिया। तो ये प्रोग्राम है। इस तरह से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और इसके आगे फिर हम चलते हैं वापस उसी में कि एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है।
तो यहाँ पे अब आप समझिए कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप है। जैसे अभी हमने लिखा था x इक्वल टू 5, तो देखिए ये जो स्टेप हम लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने लिखा 5, y इक्वल टू लिखा 10, तो ये ही एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। अब हमने लिखा एक प्रिंट और ब्रैकेट में सम। अब ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन एल्गोरिथम्स में और प्रोग्राम में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। एल्गोरिथम हमारी अपनी भाषा में लिखे जाते हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है। जैसे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का नियम है कि ये सिंबल यूज होंगे और ये इनपुट के लिए, या आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टार्ट के लिए, एंड के लिए, कनेक्शन के लिए। बट एल्गोरिथम्स का कोई नियम नहीं है। तो एल्गोरिथम्स में हम जो भी स्टेप लिखते हैं वो नियरेस्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। तो हम इसमें चाहें तो हमने यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम यहाँ पे लिख दें आउटपुट सम, तो भी चलेगा। हम यहाँ पे लिख दें प्रिंट सम, तो भी चलेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एल्गोरिथम्स में वो स्टेप होते हैं जो प्रोग्रामिंग में हमने लेने हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को अगर हम फ्लो चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारा कहलाएगा, वो सॉरी, चित्र के द्वारा अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये फ्लो चार्ट कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। और फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं वो ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डिफाइंड है उनका यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो आगे देखते हैं कि फ्लो चार्ट और हमारा जो सिलेबस है ये, इसमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। देखिए टर्मिनल, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज होते हैं और इनके लिए ओवल्स का यूज होता है। इनपुट और आउटपुट, अगर हमें कहीं इनपुट लेना है या आउटपुट देना है तो उसके लिए पैरेललोग्राम का यूज होता है। और प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल्स का यूज होता है। मैंने चित्र भी वहाँ बना दिए हैं साथ में ही, जिससे आप इजीली समझ सकें अलग अलग होने के बजाय। नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस एरोज होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है प्रोग्रामिंग में, कभी भी दो एरो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे। और डिसीजन डायमंड बॉक्स के द्वारा लिया जाता है। और डायमंड बॉक्स और ये सब कुछ क्या है अभी चित्रों से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स में एक छोटा सर्कल होता है और उसके साथ में एरो लगा होता है जो उसकी स्टेट को बताता है कि ये कहाँ से और कैसे किस तरीके से कनेक्टेड है। ये सिंबल्स हैं, ये टर्मिनल के लिए है पहला, जो आप इसमें देख पा रहे हैं ये। और दूसरा इनपुट आउटपुट के लिए, और फिर ये प्रोसेसिंग के लिए, और ये कनेक्टर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसीजन के लिए है, डायमंड बोलते हैं इसे, डायमंड बॉक्स। और ये फ्लो लाइंस हैं और ये कनेक्टर है। फ्लो लाइंस लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर भी जा रही हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब डिसीजन सिंबल्स यूज्ड विद डिफरेंट वेज ऑफ ब्रांचिंग, ये चीज़ें देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और अगर रह रहा है, और लगभग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं फ्लो चार्ट्स फॉर सीक्वेंशियल डिसीजन बेस्ड एंड इटरेटिव प्रोग्रामिंग। अब सीक्वेंशियल डिसीजन बेस्ड क्या होता है? तो सीक्वेंस क्या होता है ना, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता चलाता है, जैसा अभी आपने किया था सम बनाने वाला। अब इसमें कुछ डिसीजन बेस्ड होते हैं। डिसीजन बेस्ड में जैसे देखिए आपने कहा कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 33% से कम मार्क्स आए तो वो फेल हो, और उससे ज़्यादा आए तो पास हो। तो इसको हम क्या करें, कैसे बनाएं? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे मार्क्स का। तो हमने मान लो लिया मार्क्स, और इनपुट हम कैसे लेते हैं? आप देखिए, अगर हम एल्गोरिथम के रूप में चलते हैं तो यहाँ पे
इनपुट मार्क्स। अब दूसरा क्या होगा, अब हमें यहीं पे डिसीजन लेना है कि मार्क्स क्या है। इफ मार्क्स लेस देन 33, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट फेल, एल्स प्रिंट पास। ये हमारा फेल और पास का एक बन गया क्या, एल्गोरिथम। इसको जब हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इनपुट के लिए आपको मालूम है कौन सा सिंबल यूज होता है। और इसको अगर आप लोग चाहें तो मैं बना के भी उसमें दिखा दूं, या उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी। देखिए ये है जिसमें फ्लो चार्ट है, ये कंडीशन आई, कंडीशन अगर यस है तो प्रोसेस 1 और नो है तो प्रोसेस 2। तो इसका छोटा सा एक प्रोग्राम देखिए मैंने बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसलिए कि टाइम न लगे तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी पहले से बना के तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1। देखिए अब इसमें हर बारी मैंने शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन देखिए अब आप सामने आ रही है। हमने उस जो वहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ था ऑलरेडी, उसको हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। क्या है, मार्क्स इंटीजर इनपुट। ये तो बना सकते हैं आप लोग भी प्रोग्राम, सभी के नहीं, यस सर। किसी को यस डाउट तो सर। नहीं इसमें। नो सर। ये हमने सिर्फ इसलिए बना दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एल्गोरिथम पहले बनेगा, एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनेगा, और फ्लो चार्ट से प्रोग्राम बनेगा। अब इस प्रोग्राम को आप रन करें, Alt F5 किया आपने, तो प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। आपने करे 23, रिजल्ट आ गया फेल। फेल। और फिर आप दोबारा गए इसमें, आपने फिर रन किया और 67, रिजल्ट आ गया पास। पास। तो अब इसमें आप समझ गए होंगे ये क्या है, कंडीशनल है। हम्म। फ्लो चार्ट में कंडीशन की स्टेट है ये। अब यहाँ पे दूसरी कौन सी है, इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस क्या होती है, पता है किसी को? नहीं सर। देखिए इटरेट, इटरेट मीन्स होता है टू एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। लूपिंग वाला। अब अगेन एंड अगेन का मतलब आप जानते हैं, इसके लिए अगर मान लो आप 1 से लेके 21 तक के सारे नंबर प्रिंट करना चाहते हो तो क्या होगा, कैसे करेंगे आप? देखो अगर एल्गोरिथम हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने मान लिया a=1, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यस। क्या कंडीशन लगेगी, इफ रेंज लगेगी, वाली सर। इफ लगेगी। इफ। अर्चित क्या लगेगी? सर रेंज के लिए, हम्म, रेंज के लिए। आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं सर, रेंज दी जाएगी अगर प्रिंट करना है 1 से 21 तक के लिए। देखिए जब भी हम कभी अगर इटरेटिव स्टेट में आते हैं, बार बार कुछ स्टेटमेंट्स को लगातार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम लूप का यूज करते हैं। लूप। और लूपिंग आपको मालूम है, ये तब तक उन बार बार। स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि कंडीशन सही रहती है। तो लूप यस। दो होते हैं, एक वाइल और एक फॉर, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे जैसे हमने मान लीजिए पहले किया वाइल, वो a=1। अब हम अगर 20 तक की गिनतियां प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वाइल a लेस देन इक्वल टू 20, और नीचे क्या करेंगे, प्रिंट a। बस
इतने से में आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा एल्गोरिथम। और इसी का अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहें तो देखिए आप क्या करेंगे। इसके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल है, आप फाइल न्यू और क्या करेंगे बताइए, a इक्वल टू 1 वाइल, ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, a लेस देन इक्वल टू less than equal to 20 bracket बंद। और यहाँ पे आपको मालूम है कॉलन लगेगा Yes, और sir. इंडेंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रिंट Print A ए। अर्चित और आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लो भाई। प्रिंट ए हमने किया। अब ये जो A1 था इसको बढ़ना चाहिए हर बारी में एक स्टेप कम से कम। yes तो sir, a इक्वल टू a प्लस 1। बंद। बस हमारा प्रोग्राम रेडी है। Complete. Alt F5 किया हमने और Save. देखिए ट्रायल दे दिया हमने नाम इसको, रिजल्ट आ गया। Yes. यहाँ तक क्लियर हो रहा है मनीषा, Hmm. मोनिका, यस सर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। देखिए अब ये जो हमारा रिजल्ट अभी आया ऐसा, अब अगर इसे हम ऐसा लाना चाहें तो क्या करें? Yes. एंड लगा देते हैं सर। एंड क्या यूज हो जाता है इसमें? क्या यूज होगा बताओ? एंड एंड लिख दें यहाँ पे। सर। देखो a कॉमा एंड एंड और यहाँ पे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन। Alt F5 करिए। ये क्या गलती हो रही है? ब्रैकेट में है शायद। एंड में एक गलती हो रही है। तो देखिए अगर हम एक ही लाइन पर आउटपुट लाना चाहते हैं तो हम प्रिंट a कॉमा एंड और डबल कोटेशन लगा देंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, हमारा रिजल्ट ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये छोटे से बहुत छोटे लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिनमें एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट फिर क्या है, फिर उससे प्रोग्राम कैसे बनेंगे। फिलहाल इस सेकेंड चैप्टर में भी प्रोग्राम्स की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इस चैप्टर में भी केवल आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स को ही देखना है, लेकिन उनके द्वारा अगर आप प्रोग्राम बना लेंगे तो आपके कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट इस हिसाब से क्या है। तो ये तो था हमारा डिसीजन लॉजिक फ्लो चार्ट विद स्यूडो कोड। स्यूडो कोड आप लोग जानते ही हैं, इफ देन एल्स का। ये वो अभी प्रोग्राम भी बनाया था अपन ने पास और फेल होने वाला। इफ यू पास इन द एग्जामिनेशन देन यू विल गेट ए मोबाइल। तो ये मान लो एक कंडीशन है कि अगर आप एग्जाम पास कर लोगे तो आपको एक मोबाइल मिलेगा। तो आप क्या करोगे बताइए? इनपुट करोगे रिजल्ट। अब रिजल्ट इक्वल टू अगर हुआ पास तो यू विल गेट मोबाइल, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट मोबाइल। बस अभी डिसीजन बेस्ड में डिसीजन के लिए देखिए किस किस का यूज होता है, इफ, एल्स, एलिफ और लूपिंग के लिए वाइल और While or for वाइल और for फॉर का। बस आगे हम चलते हैं। इटरेटिव लूपिंग ये बता ही चुका हूँ पहले भी आपको। ये बार बार उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक वो कंडीशन सही रहती है। आप देखिए यहाँ पे जैसे एक फ्लो चार्ट है, ये इज रोल नंबर, ये सारे जीरो लगे नो,
नो तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। जब तक सारे रोल नंबर में 0 0 0 0 0 नहीं भरेंगे तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ही हम 0 0 0 देंगे वैसे प्रोग्राम हमारा ऑफ हो जाएगा। आगे देखिए, कोई लूप जो होता है उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। आप जानते हैं कि लूप जब भी हम कोई देते हैं तो सबसे पहले कंडीशन को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे ए इक्वल टू, अभी हमने क्या किया था, 1, 1, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में हम लूप देते हैं। लूप के नीचे उसकी बॉडी होती है, और बॉडी का लास्ट स्टेटमेंट या कोई भी कहीं भी बीच में स्टेटमेंट जो है वो हम दे सकते हैं। उसको उसमें दो चीज़ें पॉसिबल हैं, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखिए, जैसे अभी जो आपने प्रोग्राम बनाया था वो 20 से लेके 20 तक की गिनतियां प्रिंट कर रहा था, ये वाला। अब अगर हम उल्टी प्रिंट करें तो क्या करें, 22 1, यहाँ पे a इक्वल टू 20 हम्म, और a लेस देन इक्वल टू 1, 1, और यहाँ पे 20, a इक्वल टू a माइनस 1। ए माइनस। सॉरी, हाँ माइनस उल्टा हो जाएगा पूरा। यस। Alt F5 करो, और अभी उसमें देखो, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि वाइल a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे तब तक प्रिंट करो a को, और a में से 1 माइनस कर दो। देखो आ रहा है। तो इस तरीके से इनमें थोड़े से चेंज में हम प्रोग्राम को पूरा चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद में लूप एग्जिट टेस्ट कंडीशन पहले ही ली जाएगी। प्रोग्राम से क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की फिर आवश्यकता है नहीं। अब इसमें एग्जाम्पल 1 है, ड्रा ए फ्लो चार्ट फॉर एडिंग मार्क्स इन 10 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के द्वारा 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आपने क्या करना है, इनपुट करवाना है। तो रीड डाटा और इनका टोटल करना है और परसेंटेज निकालनी है, और इसका आउटपुट हमें देना है। तो आप क्या करेंगे, देखो फ्लो चार्ट है, इससे पहले एल्गोरिथम बना लो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट या बिगिन, फिर इनपुट आप मार्क्स 10 सब्जेक्ट्स, उसके बाद में टोटल मार्क्स, फिर नेक्स्ट क्या है, परसेंट इक्वल टू टोटल बटे 10 इंटू 100। फिर ये होगा इसमें एवरेज इक्वल टू टोटल। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 10 ये 10 10 थे कर ना, देंगे। 10 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, प्रिंट परसेंट कॉमा एवरेज, बस ये बन गया हमारा क्या, एल्गोरिथम। अब इससे अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहें तो बना लेंगे। कितने लोग मानते हैं प्रोग्राम बना लेंगे, मोनिका, नैन्सी, प्रोग्राम बन पाएगा।
रिप्लाई जल्दी दिया करें आप लोग, टाइम वेस्ट होता है। मोनिका नैन्सी कहाँ है? देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज एंड द परसेंटेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट अपियरिंग इन 10 सब्जेक्ट्स। द फ्लो चार्ट शुड शो the counting of the number of the students who appeared in the examination, and the calculation should stop when number of students reaches to 50। तो इसमें सिंपली हमें सबसे पहले हम बना लें एल्गोरिथम। उसमें हम क्या करेंगे, एक तो स्टार्ट, इनपुट, नेम, इनपुट, मार्क्स of 10 subject, और कैलकुलेट परसेंट। ठीक है, और इसके बाद में है इफ स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू 50, तो क्या होगा? देखो अब इन पे हम नंबर भी डाल देते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। ठीक, और अब हम इफ स्टूडेंट लेस देन 50, तो गो टू स्टेप 1 2 4, 1 से 4 तक फॉलो करो। इफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या करेंगे? स्टॉप। आप यहाँ पे देख लो, 5वां स्टेप हो गया, 6वां हो गया, 7वां, और ये 8वां। अब इन्होंने आउटपुट वगैरह कहीं दी है, कहीं आउटपुट निकाली है परसेंटेज की या कुछ निकाला है, तो कैलकुलेट परसेंट तक ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। प्रिंट परसेंट, नाम अगर लेना है तो यहीं पे हम नेम, टोटल मार्क्स, कॉमा परसेंट। तो इस तरीके से उन स्टेप्स को हम लिखते जाएंगे। इसे हम कहते हैं एडिटिंग। अगर हमें फ्लो चार्ट में करनी पड़ती है तो नया सिंबल जोड़ना पड़ेगा बीच में, और अगर इसमें एल्गोरिथम्स में करते हैं तो बीच में स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं अगर एडिटिंग करनी होती है मैं तो। अब यहाँ पे आइए, देखिए स्टार्ट हुए, काउंट इक्वल टू 0। जब प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आप एक लूप लगाएंगे ना, लूप में स्टार्टिंग का वेरिएबल रखेंगे, उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, और फिर रीड डाटा और ऐड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स गिविंग टोटल। ठीक, परसेंटेज इक्वल टू ये, और प्रिंट आउटपुट ऐड 1 टू काउंट, और इज काउंट ये। आप देखना एल्गोरिथम के हमारे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में कहीं कोई गलती है? इफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अब यहाँ पे क्या है, कोई गलती है? कोई बता पाएगा? बताओ भाई। देखिए यहाँ पे ये जो लगेगा, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा? लूप होगा। तो लूप में हम वाइल लगाएंगे, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वगैरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम को केवल बता सकने में सक्षम हो, फिर ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। फॉर यूज करे, वाइल यूज करे, जो भी यूज करे, चाहे आपने यहाँ पे इफ यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
एक है ये ट्रेलर रिकॉर्ड, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रेलर रिकॉर्ड में क्या होता है, हमको एक ऐसा मतलब वैल्यू देते हैं जिस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू और कहते हैं। सेंटिनल मीन्स होता है एक पहरेदार, चौकीदार। जैसे ही वो वैल्यू मिलेगी वैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, रोल नंबर जब तक हम यहाँ पे 000 रोल नंबर सब हो नहीं सकते, कोई और ही रोल नंबर होगा, या तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 200 होगा, 2000 होगा, तब तक ये इन्हें लेता रहेगा। और जैसे ही 00 मिलेगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसे सेंटिनल रिकॉर्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, या ट्रेलर रिकॉर्ड इसी को कहते हैं। अब नेक्स्ट है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू जनरेट फर्स्ट 13 मेंबर्स ऑफ ल्यूकास सीरीज। अब क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, याद है आप लोगों को क्या क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम प्रॉब्लम को समझना। अंडरस्टैंडिंग। अब हमें ये बताइए, ल्यूकास सीरीज क्या होती है, कोई जानता है? बताओ भाई, जानते हैं कोई? नहीं सर। कोई नहीं। सुनिए, देखिए 1+2, 1+2 से मिलके अगला नंबर बने वो है 3। अब 3+4 मिलके अगला नंबर बने 7। अब 3 4 प्लस इक्वल टू 7 हो गया। तो इसी तरीके से अब इन 3 4 ने मिला के ये बनाया, और अगला जो बनेगा वो इसी तरीके से क्रम में जुड़ते जाएंगे। 1 3 4, 4 3 और 4 जुड़े तो 7, और अब 7 और 4 जुड़ेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 7 और 4 11। 4 + 7 7 इक्वल टू 11, और 7 + 11 इक्वल टू 17 18। 18 सॉरी भाई। 18 हाँ, 18। तो ऐसी सीरीज को ल्यूकास सीरीज कहते हैं जिसमें पिछले 2 नंबर जुड़े, फिर अगले में उन दोनों का जोड़ो प्लस अगला नंबर हो, फिर पिछले 2 का जोड़ो, फिर उनका सम हो, तो उसको ल्यूकास सीरीज कहते हैं। अब इस ल्यूकास सीरीज में हमें क्या करना है कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि पहले 13 नंबर से इसमें जुड़ जाए। अभी यहाँ कितने नंबर जुड़े? 1 2 3 4 जुड़े हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे और इनका कैसे हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो इसका फ्लो चार्ट देखिए। देखिए ये है फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर 1 लेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, फिर नंबर 2 लेंगे, इक्वल टू 3 कर देंगे, और नंबर 3 इक्वल टू करेंगे, उसे 0 कर देंगे। काउंट इक्वल टू 1, काउंट से हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे num1 और num2 को। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 और 3। फिर उसके बाद हम प्रिंट नंबर 3। नंबर 3 किससे निकल रहा है, num1 + num2 से। और num1 कितना था, 1, और 3 कितना निकल आएगा, 4। तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में num1 इक्वल टू num2, num1 चेंज होके num2 हो जाएगा, और num2 चेंज होके num3 हो जाएगा, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा। और फिर यहाँ से चेक होगा क्या ये 13 से कम है, या 13 से कम या बराबर है। तो फिर वापस फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर उन्हीं स्टेप्स को रन करो, और फिर अगर ये 13 से ज़्यादा हो गया तो इसको स्टॉप कर दो प्रोग्राम को। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? बताइए, यस सर। किसी को समझ में नहीं आई हो तो हम बताइए अभी। गौरव, ये सर रेक्टेंगल में जो दिया है num1 बराबर num2, ये कैसे सर, ये नहीं समझ में आया। 1 मिनट, ये है ये नहीं, वो नीचे जो है प्रिंट num3 के नीचे। num3, ये है ना। हाँ, इसके नीचे वाला ये।
तो ये प्रोसेसिंग के लिए है ना, अच्छा अच्छा। प्रोसेसिंग के लिए तो यही रेक्टेंगल ही यूज होता है, और हाँ, इनपुट और आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो इसका प्रोग्राम बना सकते हो आप लोग, यस सर। बन जाएगा? नहीं यस बना सर। पाओगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अभी नहीं बना पाओगे आप। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसका एक प्रोग्राम बना के रखा है, ल्यूकास सीरीज। देखिए, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। देखिए, अब एक साइड में इसको कर लो आप, और एक साइड में आप क्या करो, इसको कर लो। देखिए, स्टेप में थोड़ा सा अंतर होगा बस। देखो यहाँ पे num1 इक्वल टू 1 सेम है, ये काउंट इक्वल टू 1 सेम है। यस सर। प्रिंट num1 और num2 को प्रिंट कर दिया हमने, जो यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेप बाद में आएगा, पहले आएगा क्या, वाइल। आप वाइल लूप भी लगा सकते हो और फॉर भी लूप लगा सकते हो, तो मैंने दोनों को लगा के प्रोग्राम बनाया, आप इसे अब समझ लो। पहले मान लो फॉर काउंट इन रेंज 13, ऐसे लिखेंगे, ठीक है नहीं? यस सर। हाँ, तो अब आगे देखिए। देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है, तो ये कंडीशन पहले लगेगी यहाँ पे। तो num3 इक्वल टू num1 प्लस num2, यहाँ पे आ गए हम, प्रिंट हमने कर दिया 3 को। फिर num1 इक्वल टू num2, num2 इक्वल टू num3, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और यहाँ पे ये प्रिंट हमने अलग से दे दिया जो इसमें नहीं है। अब केवल इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो पहले 13 नंबर का ल्यूकास फैमिली का सम कितना आएगा वो देख लो। ये आ गया 1364, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29। ठीक है, यस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं। चलिए आगे बढ़े। जी सर। देखिए अब आगे एग्जाम्पल 3 के बाद हम 4 है, ड्राइव फ्लो चार्ट दैट रीड्स ए ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ए लीप ईयर और नॉट। आप कोई ईयर एंटर करें, जैसे हमने ईयर एंटर किया 2012, तो अब कंप्यूटर बता दे कि ये लीप ईयर है। कैसे पता लगता है लीप ईयर? 4 से भाग देंगे। डिवाइडेड बाई 4 4 से कर देंगे। 4 से भाग देंगे। नंबर 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर डिवाइड हो जाएगी तो लीप ईयर है। यस अगर सर। कंप्लीट डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 बचा तो। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो हम इसको मॉड्यूलस डिवीजन कहेंगे ना, सही कहेंगे। यस। इक्वल टू, अगर ये 0 आए तो है, ये तो कह रहे हो आप? और कुछ है नियम? तो नहीं पता। यही है सर। ये नहीं है केवल भाई साहब, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना जरूरी होता है। आप में से हमें कितने लोग बताएंगे कि लीप ईयर क्यों बनता है, किस लिए लीप ईयर होता है, और लीप ईयर का कारण क्या होता है, और लीप ईयर होने पे क्या होता है? कौन बता सकता है? मैं बताऊं। सर एक साल में 365 सही 1/4 डेज होते हैं। ठीक है, 4 साल बाद वही 1/4 डेज कंप्लीट एक 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 दिन बना दिन बन लेते हैं जाता है। पूरा, बिल्कुल ठीक है। फेब्रवरी वाला हो जाता है सर एक और दिन। और वो ईयर एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी फिर 28 की जगह 29 की हो जाती है। 29 हो जाता फिर 29 की हो बिल्कुल ठीक जाती है है, 4 साल में। बिल्कुल ठीक है। आप देखो उसका नियम क्या है, जरा इसे पढ़ लेना। जो आप बता रहे हो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो बस, बाकी का ये आप समझते ठीक है।
आप देखिए गलती क्या हो रही है। लीप ईयर का फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है स्टार्ट और इनपुट ईयर इज ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0 और ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0। मतलब ईयर को हम 4 से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए, और 100 से डिवाइड करें तो 0 नहीं आना चाहिए, या 400 से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मॉडल वो ईयर है लीप ईयर, और ऐसा नहीं है तो ईयर है नॉट ए लीप ईयर। अभी इसे समझ पा रहे हैं आप लोग? बताओ। यस सर। देखो, अब अगर हम अपने उसमें लिखेंगे पाइथन में, तो हम लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे? ईयर और मॉडुलस यही लगाएंगे 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मोड 100 नॉट इक्वल टू 0। और के लिए क्या करते हैं हम? ये सिंबल लगाते हैं, और ईयर मोड सॉरी 400 मोड 400 इक्वल इक्वल टू टू 0। 0। तो फिर क्या है? प्रिंट लीप ईयर, लीप ईयर, एल्स नॉट लीप ईयर। नॉट ए लीप ईयर। लीप ईयर। अब देखिए इस चीज को आप यहाँ पे आप क्लियर तरीके से समझ गए, अब प्रोग्राम बना लेंगे आप। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके प्रोग्राम दिखाता हूँ। और वो प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया है कि जो एल्गोरिथम होते हैं इनका कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं होता, यस सर। और जो प्रोग्राम होते हैं उनका भी कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं, जो आपने प्रोग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा था? देखिए ये वाला, कोई फॉर लगा के बना रहा है, कोई वाइल लगा के बना रहा है। हम अब यहाँ पे इसको कमेंट बना दें और इसका कमेंट हटा दें। ठीक है, रन करें, कोई अंतर पड़ रहा है? नो। तो प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं वो तरीका अलग हो सकता है, हम एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं वो तरीका अलग हो सकता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं उसमें सिंबल वही रहेंगे, बाकी के आपके स्टेप्स चाहें तो आप कुछ ज़रूरत के हिसाब से उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो प्रोग्राम्स हैं कैसे कैसे बनते हैं। देखिए आप, आपको मैं इसके दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल 4 का। देखिए ये प्रोग्राम है, जरा इसे चेक करिए, ये समझ में आ रहा है किसी को? ये फंक्शन के द्वारा हमने बनाया है, और फंक्शन अभी आपने पढ़े नहीं है, तो इसे तो चाहो तो आप छोड़ दो अभी। दूसरा हम दिखाते हैं, लीप ईयर 4 और एग्जाम लीप चलो 3 वाला, ये देख लो कितने तरीके से प्रोग्राम बनते हैं जो आपके पल्ले पढ़ने में मुश्किल हो जाएंगे। अब ये देखो, ये भी एक प्रोग्राम है, लीप ईयर चेक, ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दो कंडीशन मिल रही हैं तो लीप ईयर है, और यदि ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 इक्वल टू 0 हो रहा है तो नॉट ए लीप ईयर है। और वहां कंडीशन क्या बताई गई थी कि
इनका 0 आए लेकिन ये 0 ना आए, ये तो बताया गया था। अब यहाँ पे देखना, इतने एलिफ यूज करके इस प्रोग्राम को बनाया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप प्रोग्राम को रन करिए। अरे बंद हो गया, देखिए Alt F5। आप यहाँ पे 2020 कैसा होगा, ये लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। रिजल्ट आ रहा है लीप ईयर है। यस। अब इसको फिर रन करो आप, 2021 दे दो, नॉन लीप ईयर। नॉट ए लीप ईयर। तो इस प्रोग्राम को समझने में आपको झंझट लग रहा है कि नहीं, बताइए। अब अगला मैं दिखाता हूँ आपको एक और। देखिए, हाउ टू डिटरमाइन ए लीप ईयर। लीप ईयर को हम कैसे सुनिश्चित करें कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो इफ ए ईयर इज डिविजिबल बाई 4, कोई ईयर अगर 4 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो अगला स्टेप ये है, it is divisible by 4, no reminder, then go to the next step। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, if go to the next step, और नेक्स्ट स्टेप में है if it is not divisible by 4, और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होती है, it is not a leap year। फॉर एग्जाम्पल 1997 is not a leap year। अब अगला आप समझें, इट इज ए लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाई 4, अगर ये 4 के द्वारा डिवाइड होती है लेकिन 100 से नहीं, तो ये लीप ईयर है। अगला तीसरा रूल कहता है, यदि 100 से डिवाइड होती है और 400 से डिवाइड नहीं होती, तो ये लीप ईयर है। अब इसका प्रोग्राम देखिए आप। ये मैं प्रोग्राम साथ साथ में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसे समझ सकें, जितना समझ सकते हैं। बाकी के प्रोग्राम्स तो आगे ही पता लगेंगे। और एक चीज और देखें, आप सभी को मालूम है इफ के बाद ये ब्रैकेट लगते हैं, है ना। यस। इन्हें हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन होगा। इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ पे आ गया, अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये इसे रिमार्क बनाना पड़ेगा। आप देखिए 2020 लीप ईयर है, लीप ईयर। तो हमने इसमें ये नहीं लगाए, ब्रैकेट हटा दिए, और यहाँ पे अगर हम लगा दें और यहाँ पे लगाएं, तो भी वही चीज़ है, चलेगा प्रोग्राम आराम से। तो काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको अगर हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पे लगा दें, तो भी ये चलेगा, गलती नहीं आएगी। और इसे हम बिल्कुल हटा दें तो भी चलेगा। अब एक चीज़ देखिए, ये आपने यूज़ किया है फॉर्मेट फंक्शन, इससे क्या करता है, एक ही लाइन में यहाँ पे लिख देता है, इस 0 की जगह पे ये ईयर की वैल्यू आ जाती है 2020। ये यूज़ किया है ना आप लोगों ने, डॉट फॉर्मेट वाला। चलिए, फिलहाल हम आपको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसको भी हम बंद करते हैं यहाँ पे। और अब हम दिखाते हैं आपको इसी का एक सिंपलेस्ट तरीका। देखिए, ईयर 2000 हमने मालूम दे दिया। इफ ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 400 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये समझने में बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। यस। बस आप चाहे कैसे भी प्रोग्राम बनाओ, कितना भी कठिन कर लो, चाहे जो कर लो, आपको करना क्या है कि प्रोग्राम का रिजल्ट आना चाहिए सही, बस चाहे जो करो। अब ये ईयर 2020 यहाँ पे दिया हुआ, अगर हम इनपुट लेना चाहें तो कैसे लेंगे, ईयर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट गुड। ब्रैकेट एंटर एंटर ईयर, द ईयर। डबल कोटेशन बंद होगा। डबल ब्रैकेट।
बस Alt F5 करो, एंटर ईयर 2020, ये बता रहा है नॉट ए लीप ईयर। अब इसमें गड़बड़ी है कहीं पे, देखो, इफ ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 100 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 400 इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये, तो अब इसमें है क्या गलती है, गलती दोनों कहाँ पे है? तो देखिए ये प्रोग्राम सिंपलेस्ट वे में है और इसमें आपने क्या करना है, ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इक्वल टू 0 एंड ये चेक करना है या ये दोनों कंडीशन सही हो या ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। नहीं तो इस तरीके से सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स या कठिन प्रोग्राम जैसे चाहो वैसे आप बना के रिप्रेजेंट करो, बट ऑब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम सही हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इनपुट नंबर्स आप करेंगे और उन्हें सम करते चले जाएंगे, आगे उनका सम बढ़ता जाएगा। और इसके साथ ही समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम भी हम लोग कल देखेंगे किस तरीके से करते हैं। और इसके बाद अगर किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर कोई वैल्यू देते हैं ऐसे 1 से अगर 50 तक के मुझे ऐड करने हो तो मैं रेंज फंक्शन से कर सकता हूँ? कैसे? जैसे 1 से अगर 50 तक करना हो तो मैं रेंज दे के कर सकता हूँ ऐड 1 से हाँ 50 रेंज की से हो भी जाएगा, नंबर? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे आप रेंज देंगे फॉर आई इन रेंज 50 तक दे के फिर वो 50 दे ऐड दिया, होके नीचे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम बस। प्लस 1 या सम प्लस आई सम होके, प्लस 1 नहीं, सम प्लस आई होगा, वेरिएबल बस चेंज वो होगा। आई होके इसमें आ जाएगा। हाँ बस वो आ जाएगा सम में, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जी है। ठीक है, और कुछ किसी कोई प्रश्न तो नहीं? तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल हम लोग लेंगे। और अभी तक अगर कोई किसी को डाउट होगा तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।